Hello, today we are going to start with the topic atoms and molecules. Atoms and molecules. ये 9 CBSE का चैप्टर नंबर 3 है. चैप्टर नंबर 3. अब जैसे कि नाम बता रहा है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हम लोग पहले समझते हैं कि एटम क्या है. आप सब लोगों ने चैप्टर 1 में मैटर के बारे में पढ़ा होगा. मैटर क्या था? एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस. कोई भी ऐसी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, हैज मास एंड परसीव्ड बाय सेंसेस. परसीव्ड बाय सेंसेस, उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? मैटर बोल रहे थे. कोई भी ऐसी चीज जो क्या कर रही है, जगह घेर रही है, या जिसका कुछ मास है और जिसको हम लोग सेंसेस से परसीव करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? मैटर. अब मैटर किससे बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ एटम. इट इज मेड अप ऑफ एटम. छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मिल करके एटम बनाते हैं, जो मिल करके मैटर बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं. जैसे एक घर है, एक हाउस जब आप बनाते हैं तो आप कैसे बनाते हैं? छोटी छोटी ब्रिक्स को मिला करके तब आपका घर बनता है जाकर. तो ब्रिक्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स. उस हाउस के लिए ब्रिक्स क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स है. उसी तरीके से एटम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का. एटम इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर. तो एटम को अगर बोला जाए तो एटम बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का. ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो एटम क्या है? हमारा बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का. और ये स्मॉलेस्ट यूनिट है, या यूं कह लें स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी एलिमेंट. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट. और इसकी क्या खासियत है? ये उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करता है. कोई भी एलिमेंट कैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है कि उसका एटम कैसा है. तो एटम बेसिकली स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का विच डिस्प्लेज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट. That element. I hope till here I am clear. एटम के बारे में बहुत सारी बातें हमको जॉन डाल्टन ने बताई थी. तो पहली बार एटम की जो थ्योरी दी थी वो जॉन डाल्टन ने दी थी, जिसको हम लोगों ने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से जाना. इन्होंने जो थ्योरी दी थी वो लगभग 100 इयर्स तक लोग उसको भरोसा करते रहे. लेकिन जब 100 इयर्स बाद कुछ मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने मिल करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी और इनके कई सारे बातों को गलत साबित करा, तब से आज तक हम लोग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी पर विश्वास करते हैं. तो पहला पॉइंट जो इन्होंने डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी का दिया था वो ये कहा था कि all matter is made up of very tiny particles called atom. Very tiny particle called atom. ये बात तो सही थी, इसको आज भी कोई गलत साबित नहीं कर सका है कि हमारा जो मैटर है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर के बना है, जिसको हम एटम कहते हैं. पर इसके आगे इन्होंने जो कहा उसमें कुछ बातें गलत हो गई. जैसे दूसरा पार्ट इन्होंने कहा कि एटम इज इनडिविजिबल, मतलब एटम के छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते. एटम इज इनडिविजिबल. एटम को और सब एटॉमिक पार्टिकल्स में बांटा नहीं जा सकता. लेकिन अभी जब हम लोग चैप्टर नंबर 4 में आएंगे तो हम वहां देखेंगे कि एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से. तो वहां पे डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी गलत साबित हो गई थी. लेकिन सबसे पहले डाल्टन ने ही हमको बताया कि एटम ही
वो है जिससे मैटर बना हुआ है, तो एटम सबसे छोटी यूनिट हुई। फिर तीसरा इन्होंने कहा कि एटम ऑफ सेम एलिमेंट और सेम एलिमेंट्स आर लाइक। मतलब अगर एक एलिमेंट है, मान लो गोल्ड है, तो गोल्ड के सभी एलिमेंट सेम टू सेम, सभी एटम सेम टू सेम होंगे। ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट गोल्ड विल बी सेम टू सेम। ऐसा नहीं होगा कि गोल्ड का एक एटम दूसरे से डिफरेंट है। फिर इन्होंने कहा एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, आर डिफरेंट। जैसे गोल्ड के और सिल्वर के एटम्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो ठीक है, देखने में भी सुनने में भी ऐसा ही लग रहा है, मगर आगे जब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम लोगों को पता चलेगा कि ये बात भी गलत थी। ऐसा नहीं है, सेम एलिमेंट्स के एटम भी अलग अलग हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी सेम हो सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर लाइक एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। मगर आगे चल करके दोनों ही बातें गलत साबित हो गई थी, और ये था कि सेम एलिमेंट के भी एटम्स अलग अलग हो सकते हैं। आगे चल करके हम लोग आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तब हमको पता चलेगा कि सेम एलिमेंट के एटम्स भी अलग हो सकते हैं, उनका मास नंबर अलग हो सकता है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ये बात हमको डाल्टन ने बताई, लेकिन आगे चल करके हम आइसोबार का जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम भी सेम हो सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी, ये तीनों पॉइंट आगे चल करके मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या कर दिए थे, गलत साबित कर दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट जो है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी का, वो ये था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये बात आज भी सही है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट participates in a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो कोई और नहीं बल्कि एटम होता है। ये बात सही है डाल्टन की, लेकिन ये तीनों बातें गलत थी। अगला पॉइंट, एटम्स जो भी जब भी कंबाइन करते हैं तो वो होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं ताकि वो कंपाउंड फॉर्म कर सके। ये बात हमको किसने बताई, डाल्टन। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक एटम आधे पौने या 1.5 एटम के साथ कंबाइन हो रहा ना, हमेशा होल नंबर में एक एटम किसी के 2 एटम या 4 एटम के साथ कंबाइन होता है, तब वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो एटम्स कंबाइन इन सिंपल whole number ratio to form a compound। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने बहुत सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले पढ़े होंगे, H2SO4, HCl, ZnCl2। तो ये क्या है, इसका मतलब 2 एटम्स हाइड्रोजन के, एक सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम्स के साथ कंबाइन होकर के सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन एटम के साथ कंबाइन होकर के HCl कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। एक जिंक का एटम 2 क्लोरीन के एटम के साथ कंबाइन होकर के जिंक क्लोराइड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको फ्रैक्शनल नहीं मिलेगा नंबर ऑफ एटम, तो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। दे ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। ठीक है, तो यहां तक ये बात थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। तो अगर हम लोग पीछे देखें तो एटम क्या है, किसी भी मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे मैटर बनता है। मैटर किससे बन रहा है, एटम से बन रहा है। एटम क्या कहा गया, बिल्डिंग ब्लॉक बोला गया किसी भी मैटर का। मैटर क्या था, कोई भी ऐसी चीज, जैसे हम और कुर्सी पे बैठे हैं
तो कुर्सी क्या है, मैटर है, क्योंकि जगह घेर रही है, उसका कुछ मास भी है, उसको हम छू के पहचान भी सकते हैं कि वो किस मटेरियल की बनी हुई है। तो ये हो गया परसीव बाय सेंसेस। ठीक है, एटम बेसिकली करता क्या है, किसी भी एलिमेंट की, जिस भी मैटर को वो बना रहा है, जिस भी एलिमेंट को वो बना रहा है, एटम उसकी प्रॉपर्टी को दर्शाता है। फिर एटम के बारे में हमको और बातें किसने बताई थी, जॉन डाल्टन ने बताई थी। और इस थ्योरी को लगभग हम लोग हाउ मेनी ईयर्स तक मानते रहे, फॉर 100 ईयर्स तक अप्रॉक्स। इन्होंने कहा कि सारे मैटर या पूरा का पूरा मैटर छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं एटम। आगे इन्होंने बताया कि एटम के और टुकड़े नहीं किए जा सकते, एटम इज इनडिविजिबल, व्हिच वाज लेटर प्रूवन रॉन्ग। हम दोनों आगे पढ़ेंगे कि एटम के छोटे छोटे टुकड़े हो सकते हैं, एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, जिनको हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। एटम सेम एलिमेंट्स के लाइक मतलब एक जैसे होते हैं। अगर हमने गोल्ड की बात करी, अगर हम जिंक की बात करेंगे, तो जिंक के सारे एटम्स एक जैसे होंगे, जिंक एलिमेंट के सारे एटम्स एक जैसे होंगे। लेकिन ये बात भी आगे जाकर के गलत साबित हो गई थी, जब कॉन्सेप्ट आ गया था आइसोटोप का। वहां हमको पता चलेगा कि सेम एलिमेंट के एटम भी अलग अलग हो सकते हैं, उनका मास नंबर वेरी कर सकता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने कहा गोल्ड और सिल्वर के एटम्स डिफरेंट होंगे, बट ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स भी सेम होते हैं। अगला पॉइंट इन्होंने कहा था एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। यस, इट इज ट्रू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर रिएक्शन होती है, लेकिन एज अ होल एटम ही हिस्सा लेता है हमारे रिएक्शन में। और एटम्स क्या करते हैं, होल नंबर रेशियो में कंबाइन करते हैं। कभी भी आपको आधा, पौना, 1.5, 2, 2.5 एटम्स कंबाइन होता हुआ नहीं मिलेगा कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए। तो ये सारी मुख्य बातें थी, बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी एटम के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब देखें, अगर एटम कंबाइन करता है तो वो किसका फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, कंबाइन क्यों करता है, क्योंकि एटम हो सकता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा हो और हो सकता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा हो। अगर इंडिपेंडेंटली वो अकेला नहीं रह पाता है, तो वो हमेशा किसी और को ढूंढता है उसके साथ गुजारा करने के लिए, तो वो फॉर्मेशन करता है मॉलिक्यूल का। तो पहली बात तो एटम के बारे में है कि एटम में और may not exist independently। अगर वो अकेला नहीं रह पा रहा है तो वो कंबाइन करेगा, और कंबाइन करेगा तो किसका फॉर्मेशन करेगा, मॉलिक्यूल का करेगा। तो एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे बन रहा है, जब एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। अब देखिए कैसे कंबाइन करते हैं, केमिकली कंबाइन करते हैं। हाउ डू दे कंबाइन, केमिकली। जैसे एग्जाम्पल देती हूं, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है तो वाटर का फॉर्मेशन करता है, राइट। ठीक, ऑक्सीजन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता है, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर के O2 का फॉर्मेशन करता है। तो ये सभी क्या है, मॉलिक्यूल्स है। तो मॉलिक्यूल्स कब बन रहे हैं, जब एटम्स कंबाइन कर रहे हैं केमिकली। ठीक है, जरूरी नहीं है एटम्स, अब देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूल भी कैसे बना होगा, जब एटम का कॉम्बिनेशन हुआ होगा तब ये मॉलिक्यूल बना होगा। तो ये क्या है, बेसिकली मॉलिक्यूल को हम कह सकते हैं, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड और element that exist independently।
अब देखो, एटम हो सकता है अकेले एग्जिस्ट कर पा रहा हो और हो सकता है अकेले एग्जिस्ट ना कर पा रहा हो, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट ना कर पा रहा हो। अगर वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स कंबाइन करेंगे, एटम्स कंबाइन करेंगे, तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे। अब मॉलिक्यूल क्या है? जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब ये भी आपके क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसका? किसी कंपाउंड का, यू कह लो किसी एलिमेंट का जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पा रहा है। तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया कंपाउंड का या फिर किसी भी एलिमेंट का दैट इज केपेबल ऑफ एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंटली। अच्छा, मॉलिक्यूल जिस तरीके से एटम क्या कर रहा था, किसी भी सब्सटेंस या मैटर की प्रॉपर्टी को दर्शा रहा था, शो कर रहा था, उसी तरीके से मॉलिक्यूल भी जब स्मॉलेस्ट पार्टिकल है कंपाउंड या एलिमेंट का, तो वो भी उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को दर्शाएगा, शो करेगा। तो मॉलिक्यूल ऑल्सो शोज all the properties of the substance जिसको वो फॉर्म कर रहा है। जैसे ऑक्सीजन गैस है, अब ऑक्सीजन का एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है इंडिपेंडेंटली, तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा? मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल हमको ऑक्सीजन गैस की सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा। वहीं अगर हम सोडियम ले लें, तो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल का जो एटम होता है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसको किसी और की जरूरत नहीं है, ये अकेला रहता है, एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं रहता है। तो ये क्या करेगा? ये अकेला सोडियम प्रॉपर्टी के सोडियम एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को शो कर देगा। लेकिन वहीं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है हमको स्टडी करने के लिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन एटम मिलता ही नहीं है। ऑक्सीजन एटम मिलेगा नहीं तो हमें प्रॉपर्टी शो कैसे होंगी? यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? ठीक है, ओके फाइन। Now let's move forward. Okay, now we can say that molecules of element, molecules of compound, इनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो दो तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं, एक मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या है बेटा? अगर सेम एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, सेम एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? मॉलिक्यूल किसका? एलिमेंट का। सेम एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, राइट? And if different atoms combine, they form the molecule of compound. Okay. If different atoms of different, या यूं कह लो, सीधा कह दो, if atoms of different elements combine, if atoms of different elements combine, they form molecule of compound. इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसको हम लोग होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के नाम से जानते हैं। मतलब अगर सेम एटम्स कंबाइन करें, या यूं कह लो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर कंबाइनिंग, दे फॉर्म द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट।
and if the atoms of different elements are combining they form the molecule of compound. यहाँ एग्जाम्पल दे देते हैं आपको, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2 के फॉर्म में। क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Cl2 के फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में। ओजोन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O3 के फॉर्म में। तो यहाँ पे आप देखिए दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करके, मतलब सेम एटम्स कंबाइन करे तो क्या बना, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना। तो ये एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ पे दो क्लोरीन के एटम्स कंबाइन करे हैं, दोनों सेम एटम्स कंबाइन कर गए हैं, तो ये एक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। यहाँ दो ऑक्सीजन के एटम्स कंबाइन करे हैं तो ऑक्सीजन गैस बना है, या यूं कह लो ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल बना है। यहाँ ओजोन का मॉलिक्यूल है O3, जब तीन एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, O3 बन रहा है। यहाँ एग्जांपल देते हैं वाटर का, और FeCl3, आयरन क्लोराइड, फेरस सल्फेट। तो ये सब क्या है बच्चों, मॉलिक्यूल्स हैं कंपाउंड के। यहाँ क्या हुआ है, दो एटम्स हाइड्रोजन के किसके साथ कंबाइन हुए हैं, एक एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, तब जाकर के वाटर का मॉलिक्यूल बना है। यहाँ एक एटम आयरन का तीन एटम क्लोरीन के साथ कंबाइन कर रहा है तो FeCl3 बना है, आयरन क्लोराइड बना है। तो यहाँ पे ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या हैं, हेट्रोएटॉमिक है, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं। यहाँ एक एटम आयरन का कंबाइन हुआ है एक एटम सल्फर के साथ, और चार एटम्स ऑक्सीजन के साथ। तो ये आपका हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल बना। तो यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में क्या अंतर होता है। अगर सेम एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं तो आपका एलिमेंट का मॉलिक्यूल बनेगा। अगर डिफरेंट एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, या यूं कह लो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बनेगा। अब यहीं से एक नाम, एक टॉपिक और आता है, उसका नाम है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है, एटॉमिसिटी बेसिकली बताता है कि कितने एटम्स कंबाइन कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में, चाहे वो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो चाहे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, कितने एटम्स कंबाइन कर रहे हैं एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करने में। तो यूं कह लो एटॉमिसिटी इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल बनाने में कितने एटम्स कंबाइन करें, जैसे यहां पे देखिए एक मॉलिक्यूल बनाने में दो एटम्स कंबाइन हुए हैं, एक मॉलिक्यूल बनाने में दो एटम्स कंबाइन हुए हैं, एक मॉलिक्यूल बनाने में तीन एटम्स कंबाइन हुए हैं, यहाँ एक मॉलिक्यूल बनाने में भी तीन एटम्स कंबाइन हुए हैं, यहाँ एक मॉलिक्यूल बनाने में चार एटम्स कंबाइन हुए हैं, यहाँ एक मॉलिक्यूल बनाने में टोटल 6 एटम्स कंबाइन हुए हैं। तो इन सब की एटॉमिसिटी क्या हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी भी 2 हो गई, इसकी 3 एटॉमिसिटी हो गई, इसकी भी 3 एटॉमिसिटी हो गई, इसकी 4 एटॉमिसिटी हो गई, इसकी 6 एटॉमिसिटी हो गई। तो एटॉमिसिटी समझ में आया कि कितने एटम्स कंबाइन करके क्या बना रहे हैं, उस मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो बेसिकली हम लोग एटॉमिसिटी को कुछ इस तरीके से लिखते हैं। अब एटॉमिसिटी के बेसिस पर जो मॉलिक्यूल है उसको डिफाइन किया जाता है मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, टेट्राएटॉमिक, और फिर इसके बाद पॉलीएटॉमिक। अगर एक एटम है, एक एटम है, वन एटम एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो अकेले एग्जिस्ट कर पा रहा है, तो उसको बोलेंगे मोनो एटॉमिक। एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो उसको बोलते हैं हम लोग मोनो एटॉमिक। जैसे लिथियम,
तो लिथियम का एटम अकेले एग्जिस्ट कर पाता है Li के फॉर्म में, आयरन अकेले एग्जिस्ट कर पाता है Fe के फॉर्म में, गोल्ड अकेले एग्जिस्ट कर पाता है Au के फॉर्म में। तो ये सभी क्या है, मोनो एटॉमिक एटम्स। डायटॉमिक, अगर दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, दो एटम्स कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डायटॉमिक। एग्जाम्पल, ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में। HCl, यहाँ एक एटम हाइड्रोजन का और एक एटम क्लोरीन का, तो ये हो गया डायटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक अगर तीन एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो ट्राइएटॉमिक होगा। एग्जाम्पल, ओजोन O3, वाटर H2O, ये क्या है आपके ट्राइएटॉमिक। जरा देखिए यहाँ दो एटम्स हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, तो टोटल हो गए तीन एटम्स। टेट्राएटॉमिक, अगर फोर एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या फॉर्म करेगा, टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल, H2O2, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। यहाँ दो एटम्स हाइड्रोजन के और दो एटम्स ऑक्सीजन के कंबाइन कर रहे हैं। पॉलीएटॉमिक, मोर देन फोर मैंने बोला। अब यहाँ पे आ सकता है आपका सल्फर। सल्फर किस फॉर्म में एक्सेस करता है, S8 के फॉर्म में। 8 एटम्स कंबाइन करते हैं तब जाकर के एक एटम, एक मॉलिक्यूल बनता है सल्फर का। उसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, या यूं कह लो और भी ऐसे कई सारे सब्सटेंसेस हैं, कंपाउंड्स हैं, जैसे H2SO4 हम लोगों ने। यहाँ पे कितने, 4, 1, 5, 6, 7, 7 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं। कैसे, 4 हो गए ऑक्सीजन के, एक हो गया एटम सल्फर का, और दो एटम्स हाइड्रोजन के। काउंट करोगे तो 2 + 1 3 + 4 7 एटम्स, और 7 एटम्स कंबाइन कर रहे हैं तो क्या फॉर्म हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। आई होप यहां तक आप लोगों को एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ओके, तो आज हम लोगों ने फिलहाल तो क्या पढ़ा, एटम पढ़ा, मॉलिक्यूल पढ़ा, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ी। इसके अलावा हम लोगों ने एटॉमिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आता है कॉन्सेप्ट रिलेटिव एटॉमिक मास का और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का। अब देखो, बुक में तो बहुत बड़ी सी लंबी चौड़ी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन अगर मान लो मुझे किसी अनपढ़ को, या फिर यूं कह लीजिए किसी ऐसे इंसान को समझाना है जिसको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में नहीं समझ में आता है, तो मैं कैसे समझाऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब कि हमने जब एटम का मास या किसी मॉलिक्यूल का मास मेजर किया तो किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करा। अब देखिए, ऐसा समझिए, आप लोगों ने सभी ने ग्रीन ग्रोसर देखा होगा, सब्जी बेचने वाला, सबने ग्रीन ग्रोसर देखा होगा। उसके पास क्या होता है, एक बैलेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बीम बैलेंस, राइट। वो अगर आपको मान लीजिए 1 kg पोटैटो लेना है, तो वो क्या करेगा, एक साइड वेट रखेगा 1 kg, ठीक, और दूसरे साइड पोटैटो रखेगा। जब ये बीम स्ट्रेट होगी तो वो बोलेगा कि जी हाँ भैया, आपका 1 किलो पोटैटो हो गया है, आप ले लीजिए। तो उसने इस वेट को एज अ रेफरेंस यूज किया, राइट। इसके रिस्पेक्ट में उसने पोटैटो का मास बताया कि 1 kg है। सेम मैं लेमैन कॉन्सेप्ट यहां पे भी बता दी। तो एक्चुअल में क्या हुआ, किसी भी एटम का मास या मॉलिक्यूल का मास हम लोगों ने किसी के रिस्पेक्ट में मेजर करा। अब वो किसी कौन था, एक्चुअल में हमने कार्बन का C12 आइसोटोप उठाया। अब आइसोटोप्स क्या होता है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए
कि कार्बन का C12 आइसोटोप उठाया, इसी को क्यों चूज करा गया? क्योंकि ये C12 जो था, इस C12 के एक एटम का मास 12 AMU था। अब सोचो, कार्बन 12 के एक एटम का मास 12 AMU है। AMU मतलब यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट, एटम के मास की यूनिट, ठीक है। तो कार्बन 12 के एक एटम का मास कितना है? 12 है। तो अगर हम इस C12 के 12 पार्ट्स कर दें, 12 इक्वल पार्ट्स कर दें, तो ईच पार्ट या मास ऑफ ईच पार्ट विल बी 1 AMU, राइट भाई? अगर किसी का 12 ग्राम मास है और उसके 12 बराबर के टुकड़े कर दिए जाएं, तो वो हर पार्ट का मास क्या हो जाएगा? 1 ग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो उसी तरीके से कार्बन C12 आइसोटोप का जो मास था वो 12 AMU था। तो हमने उसके 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए। जब 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए तो हर पार्ट का मास कितने के बराबर होगा? 1 AMU के बराबर होगा। अब हमने C12 का 1/12 पार्ट यूज करा एज अ रेफरेंस, ठीक? क्यों? क्योंकि इस C12 के 1/12 पार्ट का मास कितना था? 1 AMU था। तो इससे फायदा क्या हुआ? आप देखो, इससे फायदा क्या हुआ कि मान लो अगर हमें सोडियम का मास मेजर करना है, अगर हमको सोडियम का मास मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे भाई? सीधी सी बात है, देखो C12 आइसोटोप का मास कितना है? 12 AMU है। तो 1/12 पार्ट ऑफ C12 का मास कितना हो जाएगा? 1 AMU। अब हम आपको तराजू वाले कॉन्सेप्ट से ही बताते हैं कि हमको सोडियम का मास मेजर करना था, तो हमने क्या करा? एक तरफ सोडियम का एटम रख दिया, इसका मास मेजर करना है। दूसरी तरफ हम C12 का 1/12 पार्ट रखते गए। देखो, एक पार्ट रखा 1/12 C12 का, एक पार्ट रखा, फिर 2 पार्ट रखे, 3 पार्ट रखे, ऐसे करके 23 पार्ट्स हमने रखे। 23 पार्ट्स ऑफ 1/12 C12 एटम जब रखा, तो ये क्या हो गया? ये बीम बैलेंस हो गया। अब देखो, हर पार्ट का मास कितना था? 1 AMU था। तो 23 पार्ट्स का मास कितना होगा? 23 AMU होगा। तो हमको पता चल गया कि सोडियम के एक एटम का मास कितना होगा? 23 AMU। हुआ ना यहां से फायदा? तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी एटम का मास मेजर कर दिया। सिमिलरली मॉलिक्यूल का मास मेजर करा। अगर हमें O2 का मास मेजर करना है तो हम इधर क्या रख देंगे? O2, तो मॉलिक्यूल का मास निकल आएगा। यही था रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अब अगर आप अपनी बुक में एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि C12 का 1/12 पार्ट कंसीडर किया गया था। और क्यों कंसीडर किया गया था? क्योंकि उस पार्ट का मास कितना था? 1 AMU। अगर हमको एक का मास पता होता है तो हम बाकी सबका मास निकाल लेते। तो उसी तरीके से हम लोगों ने इसको एज अ रेफरेंस यूनिट यूज किया था। तो ये हो गया हमारा एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद कॉन्सेप्ट आया फॉर्मूला यूनिट मास। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे तराजू कॉन्सेप्ट से रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को समझा। हमने क्या करा? जिसका मास मेजर करना था उस एटम या मॉलिक्यूल को एक साइड रखा और दूसरे साइड कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को रखते गए तब तक रखा जब तक बीम बैलेंस का बैलेंस मतलब बराबर नहीं हो गया। बीम उसका बराबर नहीं हो गया जब तक बैलेंस हमारा प्रॉपरली बैलेंस नहीं हो गया। तो हमने मेजर किया कि कितने पार्ट्स हमने रखे हैं। अब अगर हमने 46 पार्ट्स रखे होते
तो 46 पार्ट्स का मास कितना होता? 46 AMU हो जाता। तो उस एलिमेंट के एक एटम का मास कितना हो जाता? 46 हो जाता। अब इस तरीके से हमें जिसका मास, सल्फर का मास मेजर करना था, तो हमने सल्फर का एटम रख दिया। सल्फर का एटम रखा तो हमें पता चला इधर हमें 32 एटम्स रखने पड़े, तो 32 पार्ट्स रखने पड़े, तो 32 पार्ट्स का मास 32 AMU हो गया। इस तरीके से हमने सभी एटम्स का मास मेजर करा। ऑक्सीजन के एटम का भी मास मेजर करा था, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का भी मास मेजर करा। अब यहां से पढ़ते हैं फॉर्मूला यूनिट मास के कॉन्सेप्ट की तरफ। फिलहाल आप लोगों को अगर मैं बता दूं तो कुछ मासेस आप लोग याद रखना, हालांकि दिए भी होंगे क्वेश्चन में, मगर याद रखना हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 AMU होता है। अच्छा, कई जगह AMU लिखा दिखेगा और कई जगह सिर्फ U लिखा दिखेगा। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ओके, हाइड्रोजन, हीलियम 4 AMU, लिथियम 7, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन 40, सल्फर 32, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, कैल्शियम 40, कार्बन तो आप जानती हैं 12। तो ये कुछ बहुत ही मोस्टली यूज है जो आपको याद होने चाहिए। हालांकि फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको सीरीज में याद होने चाहिए। कैसे याद करोगे? फर्स्ट 20 एलिमेंट्स क्या हैं? अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ऐसे लिखा है: हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम बेरिलियम, बोरॉन कार्बन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, सोडियम मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सिलिकॉन, फोस्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन, पोटेशियम कैल्शियम। ये हमारे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं सीरीज में। 1 2 एटॉमिक नंबर तो कम से कम याद ही हो बेटा, मास नंबर नहीं तो एटॉमिक नंबर तो आपको याद ही है। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको कैसे याद रखोगे? एक होमोनिक बता दे रही हूँ तो हा ही, ली बे, हा ही, ली बे, हा ही, ली बे, बेक नौ, ली बे, बेक नौ, नाम जी, नाम जी, आल सी, पास कल, नाम जी, आलसी, पास्कल। बाकी आपको इधर नियॉन आर्गन थोड़ा सा रिमेंबर करना पड़ेगा, नीचे कक्का। तो आप अगर इसको याद कर सकते हैं तो आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स याद रखने चाहिए। इट विल बी गुड फॉर यू to remember all first 20 elements. Okay. So till here we have done our atoms, molecules, relative atomic mass, relative molecular mass. Now we need to go through with the formula unit mass. So formula unit mass आज का लास्ट टॉपिक है। आज हम फॉर्मूला यूनिट मास पढ़ करके वाइंड अप कर देंगे। बहुत ही इजी है। देखिए, मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला है NaCl का, हमें इसका मास निकालना है कि इसका मास क्या होगा। अब देखिए, NaCl में एक एटम Na का है और एक ही एटम Cl का है, और एक Na का मास होता है 23 और एक Cl का मास होता है 35.5। क्यों होता है 35.5? ये हम लोग शायद नेक्स्ट चैप्टर में या इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए,
एक Na है तो यहाँ 1 इंटू 23 कर दीजिए, एक Cl है तो यहाँ 1 इंटू 35.5 कर दीजिए। क्या आ गया? 23 प्लस 35.5, व्हाट विल बी द आंसर? 5 प्लस 3 8, 58.5 U और AMU, right? So it's a unified mass of NaCl. Now see, अगर हमें Na2CO3 का निकालना है तो इसमें कितने? 2 सोडियम है, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है। सोडियम का मास 23 होता है, कार्बन का मास 12 होता है और ऑक्सीजन का मास 16 होता है। तो यहाँ आ गया 2 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 46, यहाँ आएगा 12 और 16 3 जा 48। कितना आ गया? 48 प्लस 2 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 40 106 U. This is the mass of formula mass of sodium carbonate. इसी तरीके से अगर हमारे पास मान लीजिए Na2CO3 डॉट 10H2O लिखा हुआ है, सपोज करिए 10 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, तो इसका पूरा मास क्या होगा? चलो देखते हैं। कितने सोडियम है? 2 सोडियम एटम्स हैं, 1 कार्बन एटम है, 3 ऑक्सीजन एटम। यहां तक तो बात क्लियर हो गई, यहां तक तो हमने पहले करा। अब यहां की बात करते हैं तो 10 वाटर मॉलिक्यूल है, 10 का मतलब हो गया हाइड्रोजन गिने तो कितने हो गए? 10 इंटू 2 दैट इज 20 हाइड्रोजन। जो आगे होता है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी। तो 2 इंटू 10 20 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कितने हो गए? 10 ऑक्सीजन। अब देखिए यहां पे हो गया आपका 2 इंटू Na, मतलब हमको मास की बात करें अगर तो 23 एटम से हमारे 23 मास था हमारा सोडियम का। तो यहाँ पे लिख देती हूं मैं Na23, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का मास होता है 1। तो पहले हम यहाँ पे 2 Na लिख लेते हैं, 1 कार्बन, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए? 13 ऑक्सीजन और 20 हाइड्रोजन। 2 इंटू 23, 1 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 16 प्लस 20 इंटू 1, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 46 प्लस 12 प्लस 13 इंटू 16, 16 10 जा 160 और 16 3 जा 48, तो 8 6 4 10, 208, 208 और 20 अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 7 8 और 8 16, 4 1 5 1 6 6 7 8 और 286 U। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला यूनिट मास। तो आई होप आज तक का लेक्चर आपको पूरी तरीके से क्लियर होगा। गो थ्रू द लेक्चर ट्वाइस, इफ एनी डाउट देन कंसल्ट। थैंक यू।